Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you're doing well. Today we will learn about banking. आज हम बैंकिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियोस में हमने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में से मनी वाला पार्ट, मनी के मीनिंग, फंक्शंस एंड मनी सप्लाई को डिटेल में डिस्कस किया. आज हम देखते हैं बैंकिंग. सो लेट्स स्टार्ट. बैंकिंग पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ बैंक्स. बैंक्स क्या होते हैं? Banks are financial institutions that accept deposits and lend money. बैंक के दो मेजर फंक्शन होते हैं कि वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, पैसे जमा करते हैं, लोग पैसे बैंक अकाउंट में पाते हैं, अपने पैसे जमा करा के रखते हैं. तो बैंक का बेसिक फंक्शन होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, जमा करना पैसे, एंड लेंड मनी. लेंड मनी को जो बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, तो बैंक को उनको लोन प्रोवाइड करते हैं. तो बैंक के दो बेसिक फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट पैसे जमा करना पब्लिक के, और पब्लिक को लोन देना, लेंड मनी. ठीक है. इसके अलावा बैंक प्रोवाइड पेमेंट सर्विसेज लाइक चेक, डेबिट कार्ड. बैंक इसके अलावा पेमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे चेक हो गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अप टू यूपीआई ATM, ये सब फैसिलिटीज भी बैंक प्रोवाइड करती है. लॉकर फैसिलिटीज तो एडिशनल फैसिलिटीज हैं. बाकी दो बेसिक फंक्शंस होते हैं बैंक के, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंड मनी, पैसे जमा करना और लोन देना. बैंक्स, अच्छा बैंक जो है वो दो तरह के होते हैं, एक कमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक. अब इंडिया में सेंट्रल बैंक एक ही है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हैं. देखते हैं कमर्शियल बैंक्स होता क्या है और सेंट्रल बैंक क्या है, ये समझते हैं. Banks that accept deposits and provide loans to the public to earn profit are commercial bank. Commercial bank वो होता है जैसे जैसे पब्लिक का जहाँ पे अकाउंट होता है, जैसे आप लोगों का जहाँ पे अकाउंट वो है, वो सब कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोगों के पैसे जमा करते हैं और पब्लिक को लोन देते हैं, और उनका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना. वो है कमर्शियल बैंक्स. They provide financial services to the public like saving account, current account, locker facilities एक्सेट्रा. और इसके अलावा कमर्शियल बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आप किसी भी तरह का अकाउंट खुलवा सकते हो बैंक में, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट स्पेशली जो बिजनेस मैन है वो लोग खुलवाते हैं, जहाँ डेली ट्रांजेक्शन होती है, वो क्या करंट अकाउंट, लॉकर फैसिलिटीज, ये सब फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं. उनका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना. दो बेसिक फंक्शन है उनके, एक्सेप्ट डिपॉजिट, लेंड मनी. ठीक है. अब इंडिया में कई सारे कमर्शियल बैंक हैं. कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों आ जाते हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक जो सरकारी बैंक होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है. और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स में सारे आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी. ठीक है. अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की. सेंट्रल बैंक एक ही होता है कंट्री में. सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मनी सप्लाई इन अ कंट्री. तो सारा जो बैंक है, जो सारे इंडिया में देखते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, तो उनका जो हेड है, जो उन सबको रेगुलेट करता है, सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, तो वो होता है हमारा सेंट्रल बैंक. ठीक है. एक तरह से बैंक का ये हेड है. और ये मनी सप्लाई को भी हमको ये रेगुलेट करता है. मनी सप्लाई के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल बैंक. अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. ठीक है. तो ये सेंट्रल बैंक क्या हो गया, हेड हो गया सारे बैंक्स का, बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. जैसे बैंक को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी कमर्शियल बैंक को, उनको फंड्स चाहिए या कोई भी इशू होता है, तो वो जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास. अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. अभी हमने कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शन देख लिए, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, लेंड मनी, प्रोवाइड फैसिलिटीज टू कस्टमर, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लॉकर फैसिलिटीज, ये सब हमने कुछ फंक्शंस देखे थे अभी डेफिनेशन में कमर्शियल बैंक्स के. अब हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ठीक है. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. सबसे पहले बैंक ऑफ इशू. बैंक ऑफ इशू कहा जाता है सेंट्रल बैंक को. बैंक ऑफ इशू क्यों कहते हैं? सेंट्रल बैंक हैज द राइट टू इशू करेंसी नोट्स. अब सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स इशू करता है. नोट्स होते हैं ना, जो 500 का नोट, 2000 का नोट, ये सब नोट्स कौन इशू करता है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे सेंट्रल बैंक जो है उसका ये फंक्शन होता है कि करेंसी नोट इशू करे। मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशू इज गिवन टू सेंट्रल बैंक। इसका क्या मतलब है मोनोपोली पावर? कि सेंट्रल बैंक के पास ही सिर्फ पावर है नोट इशू करने की, और कोई नोट इशू नहीं कर सकता, और कोई बैंक, कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकते, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नोट इशू कर सकते हैं। है ना, हमारे पास जो नोट आते हैं वो एक ही जगह से आता है, कमर्शियल सेंट्रल बैंक ही नोट्स इशू करते हैं। बिकॉज इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन। अब सिर्फ मोनोपोली पावर सेंट्रल बैंक के पास ही क्यों है सिर्फ नोट इशू करने की? क्योंकि इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन एंड गिव सेंट्रल बैंक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। क्योंकि ऐसा करने से सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को, पूरे देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, और इससे यूनिफॉर्मिटी रहती है सर्कुलेशन में। ठीक है, तो ये हो गया बैंक ऑफ इशू कि सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स इशू करता है, और मोनोपोली पावर नोट इशू करने की सेंट्रल बैंक के पास ही है। फिर सेकंड पॉइंट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट, अब जैसे पब्लिक का उन लोगों के बैंक होते हैं जहाँ पे वो अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही सरकार का, गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? गवर्नमेंट को अपने पैसे रखने हैं, पैसों का लेन देन करना है, वो कैसे करते हैं? गवर्नमेंट का अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक में। गवर्नमेंट का कौन सा बैंक? तो सेंट्रल बैंक। A central bank conducts the banking accounts of government departments. जो सरकारी विभाग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनका अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक में। गवर्नमेंट को भी तो पैसों का लेन देन करना है, उनको भी तो अकाउंट चाहिए, उनको भी तो ट्रांजेक्शन करनी है, तो इसके लिए उनको भी अकाउंट की जरूरत पड़ती है। उनका अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक में। It accepts their deposits and undertakes interbank transfers and also provide loan to the government. अगर कभी गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ती है तो वो सेंट्रल बैंक से ले सकते हैं। अपने डिपॉजिट्स भी करते हैं, अपने फंड्स भी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करती है। एंड अंडरटेक इंटर बैंक ट्रांसफर, और बैंक से बैंक जो पैसा ट्रांसफर करना होता है, जैसे गवर्नमेंट का कुछ काम है तो वो भी सेंट्रल बैंक करती है। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक। वहाँ पे उनके खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, डिपॉजिट करना गवर्नमेंट करती है सेंट्रल बैंक में। अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक से लेती है। ना एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक तो है ही सेंट्रल बैंक, साथ ही गवर्नमेंट का एजेंट भी है, मतलब गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट भी करता है। जैसे सेंट्रल बैंक एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट मैनेजेस पब्लिक डेट। पब्लिक डेट, अगर सरकार ने कुछ उधार लिया हुआ पब्लिक से, पब्लिक डेट है, उसको जो मैनेज करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनका पक्ष रखेगा, तो गवर्नमेंट का भी एजेंट का कभी काम करता है सेंट्रल बैंक। एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ऑफ गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है सेंट्रल बैंक, सलाहकार भी है, सरकार को सलाह भी देता है। सेंट्रल बैंक गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट लोन्स एंड ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर्स। अब गवर्नमेंट को भी एडवाइस चाहिए शेयर्स के रिगार्डिंग, सिक्योरिटीज के रिलेटेड, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट लोन्स की, गवर्नमेंट को किससे लोन लेना चाहिए, कितने इंटरेस्ट पे लोन लेना चाहिए, तो ये सब जो सलाह चाहिए होती है सरकार को पैसों से रिलेटेड, लोन वगैरह के लिए, तो वो देता है सेंट्रल बैंक से। ठीक है, तो गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट का बैंकर हो गया, बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एजेंट हो गया, और गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है सेंट्रल बैंक। सो गवर्नमेंट अपने सारे काम किससे कराती है? किस बैंक से? सेंट्रल बैंक से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंकर टू द कमर्शियल बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का बैंकर तो भाई सेंट्रल बैंक, वो कमर्शियल बैंक का भी बैंकर होगा। कैसे? कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो जनरल पब्लिक से, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उनके पैसे जमा करते हैं, हर किसी के पैसे जमा होते हैं खाते में, बैंक्स में। These banks are required to keep a certain percentage of such deposits as cash reserves. Further, a part of these reserves is to be kept with central bank and other part with bank themselves. So, बैंक के दो बेसिक फंक्शंस हमने क्या देखे थे? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लेंड मनी, कि वो पैसे जमा करते हैं और लोन पे देते हैं। गवर्नमेंट के पास जो लोग अपना पैसा जमा कराते हैं अकाउंट्स में, उसी से वो आगे लोन देते हैं। आपने जैसे गवर्नमेंट ने, आपने जैसे बैंक में पैसा जमा किया, तो उसी पैसे को यूज करके, कस्टमर्स का ही पैसा यूज करके बैंक जो है वो आगे लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, these banks are required to keep a certain percentage of such deposits as cash reserve.
लेकिन अगर किसी कस्टमर ने जैसे बैंक में पैसा जमा कराया तो सारा का सारा पैसा उठाकर बैंक आगे लोन नहीं दे सकता। उस डिपॉजिट में से कुछ परसेंटेज बैंक को रिजर्व रखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे किसी ने मान लेते हैं 1 लाख रुपए जमा करो, तो उसमें से सपोज करो कि 20% मतलब 20,000 बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा। सारा उठा के वो आगे लोन नहीं दे सकता, कि कुछ पैसा उसे रिजर्व करके रखना पड़ता है। Further, a part of these reserves is to be kept with central bank and other part with bank themselves. तो जो उन्होंने रिजर्व रखा था 1 लाख में से 20,000 उनको रखना पड़ेगा, आगे वो 80,000 का ही लोन दे सकते हैं। 20,000 रिजर्व करना पड़ेगा, रिजर्व मतलब होल्ड करना पड़ेगा उस पैसे को, तो उसका लोन नहीं दे सकते। फिर उस रिजर्व में से पर द पार्ट ऑफ दिस रिजर्व इज टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक, उस रिजर्व में एक हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है एंड अदर पार्ट विद बैंक। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, किसी ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे तो दूसरे कस्टमर को जिसे लोन चाहिए बैंक उठाकर 1 लाख नहीं दे सकता, उसे कुछ मान लेते हैं 20% रिजर्व रखना पड़ेगा। 20% मतलब 20,000 रिजर्व रखना होगा। अब 20,000 में से एक हिस्सा बैंक देगा सेंट्रल बैंक को, कमर्शियल बैंक, और एक हिस्सा अपने पास रखेगा। मान लो कि 10,000 उसने सेंट्रल बैंक को दिया और 10,000 उसने अपने पास रखना पड़ेगा रिजर्व। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक यूजेस दिस रिजर्व। अब सेंट्रल बैंक के पास जो उसने रिजर्व रखा, सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन रिजर्व्स को यूज करता है। तो हर केस में हर ऐसे ही करना पड़ेगा बैंक को, जो उसके पास पैसे डिपॉजिट हुए वो सारा उठाकर लोन नहीं दे सकते, उन्हें कुछ पार्ट रिजर्व रखना पड़ता है। रिजर्व में से भी एक हिस्सा बैंक अपने पास रखेगा और एक सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इस रिजर्व को यूज करता है टू मीट द इमरजेंसी कैश नीड्स ऑफ कमर्शियल बैंक। Central bank provides loans to the commercial banks. In this way, central bank performs the function of banker's bank. अब सेंट्रल बैंक इन रिजर्व को यूज करेगा टू मीट इमरजेंसी कैश नीड्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब जैसे ये कमर्शियल बैंक है, इनको इमरजेंसी अर्जेंसी आ गई कि कुछ कैश की जरूरत पड़ गई। अब बहुत सारे कस्टमर जिसने पैसा जमा कराया था, बहुत सारे कस्टमर अपना पैसा वापस लेने आ गए, ठीक है, फंड्स विदड्रॉ करने आ गए। तो इसकी ऐसी इमरजेंसी में, ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को फंड्स दे देगा, तो वो जो रिजर्व रखा है कमर्शियल बैंक से, जो रिजर्व रख रहा था, वो उसका यूज करता है इमरजेंसी कैश नीड पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक को। जैसे अचानक पैसे की जरूरत अगर पड़ जाती है किसी रीजन से कमर्शियल बैंक को, तो सेंट्रल बैंक उसको लोन दे देगा। तो उस रिजर्व का यूज वो इसलिए करता है। इन दिस वे सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बैंकर्स बैंक। और इस तरह से सेंट्रल बैंक बैंकर्स बैंक का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बैंकर्स बैंक ये बैंक का भी है, बैंक का है। जैसे पब्लिक के अकाउंट्स हैं कमर्शियल बैंक में, वैसे ही कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनका अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक के पास। जैसे हमारा अकाउंट हो गया कमर्शियल बैंक में, तो कमर्शियल बैंक जितने भी हैं जैसे SBI, PNB, कैनरा बैंक, इन सब का जो है अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक के पास। तो इन्हें कभी पैसे की जरूरत पड़ी, लोन की जरूरत पड़ी, तो सेंट्रल बैंक से ले सकते हैं। इस तरह से बैंकर्स बैंक का फंक्शन परफॉर्म करता है सेंट्रल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। इसका क्या मतलब है? अ सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। जो इंटरनेशनल करेंसी है जैसे डॉलर, पाउंड, उसका सर्टेन रिजर्व जो है, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, उसका सर्टेन रिजर्व रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक को। मतलब उसका कुछ पैसा सर्टेन रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा उन्हें। फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड का, इंटरनेशनल करेंसी का जैसे डॉलर, कुछ पाउंड, ऐसे रखना पड़ेगा पैसा। क्यों? फॉरेन एक्सचेंज इज मेंटेन्ड टू मेंटेन द confidence in domestic currency and to meet emergency requirement of foreign exchange। ताकि कभी इमरजेंसी में फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट हुई, जैसे गवर्नमेंट को हम लोग किसी को पेमेंट करना है डॉलर्स में या पाउंड में, वो सेंट्रल बैंक से पैसा ले सकते हैं। ताकि कोई इमरजेंसी हो उसको मीट करने के लिए सेंट्रल बैंक को सर्टेन रिजर्व रखना पड़ता है इंटरनेशनल करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसका क्या मतलब होता है? When commercial banks fail to meet their financial requirements, central banks lends money to the commercial banks.
अब कमर्शियल बैंक को अगर कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा और उसको पैसे की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, तो उस केस में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे देगा, लेंड कर देगा मनी। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स अगेंस्ट प्रॉमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है तो उसके लिए गिरवी भी रखना पड़ता है कुछ लोन के लिए। तो सेंट्रल बैंक इसके अगेंस्ट लोन इशू करता है, प्रॉमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शेयर रख देंगे सेंट्रल बैंक, या फिर प्रॉमिसरी नोट होते हैं, प्रॉमिस करके लिखते हैं कितने टाइम के बाद पैसा रिटर्न कर देंगे, इतने इंटरेस्ट के साथ, तो वो उसके साथ उनके अगेंस्ट जो है कमर्शियल बैंक को लोन देगा सेंट्रल बैंक। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब लास्ट होगा तो कहीं से भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा नहीं मिल रहा तो सेंट्रल बैंक को पैसा दे देगा, प्रोवाइड कर देगा, इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इसे कहा जाता है। बैंकर बैंक भी हमने देखा। The direct lending function of central bank is known as the lender of last resort function of central bank. जो डायरेक्ट लैंडिंग है, डायरेक्टली जो कमर्शियल बैंक को पैसा दे देता है सेंट्रल बैंक, इसको हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। चलिए नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? I hope आपको समझ गए points. A commercial bank receives from its depositor checks and demand drafts drawn on other banks. It is the job of the bank to present this to the respective banks, receive payment and credit the same to the accounts of depositors. It is the transfer of deposit function of a bank. अभी इसको पूरा पढ़ते हैं फिर समझेंगे। The central bank makes the entire process of collecting bank-to-bank payments easy and much less time-consuming. Central bank has a clearing house. The representatives of different banks meet daily in the clearing house to settle interbank transfers. Central bank settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their account. और जो कमर्शियल बैंक हैं कई बार उन्हें चेक या डिमांड ड्राफ्ट मिलते हैं ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स। जैसे मान लो कि कस्टमर है जिसका अकाउंट है पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, लेकिन उनको कहीं से पेमेंट मिली, तो पेमेंट मिली और जिन्होंने उनको पे किया, उसका अकाउंट है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो कस्टमर क्या करेगा, अपने अकाउंट में जाकर पीएनबी में ही उसने वो चेक जमा कर दिया, लेकिन वो चेक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से। अगर उसको पेमेंट करनी है उस कस्टमर को तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से, अब पीएनबी को क्या करना पड़ेगा, पीएनबी को एसबीआई से पहले पैसा निकालना पड़ेगा और चेक देकर पहले एसबीआई जाना पड़ेगा, पीएनबी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी एम्प्लॉय को पहले एसबीआई जाना पड़ेगा, वहां से पैसा निकालना पड़ेगा और फिर उस कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो कई बार बैंक्स को चेक डिमांड ड्राफ्ट मिलते हैं ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स, उनके बैंक से नहीं होता, किसी और बैंक के रूप में। इट इज द जॉब ऑफ द बैंक टू प्रेजेंट दिस टू द रिस्पेक्टिव बैंक्स, कि वो उस बैंक के पास लेकर जाएं उस चेक को, फिर उनसे पैसा लें और फिर क्रेडिट द सेम टू अकाउंट ऑफ डिपॉजिटर, फिर अपने कस्टमर के अकाउंट में वो पैसा जमा करें। इट इज द ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिट फंक्शन ऑफ अ बैंक, इसको ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिट फंक्शन कहा जाता है बैंक का। तो जैसे अभी हमने देखा कि पीएनबी में कस्टमर का अकाउंट था, लेकिन उसको चेक किसी ने पेमेंट की और जिसने उसको पेमेंट की उसने एसबीआई का चेक दिया, ठीक है। अब एसबीआई उसने क्या करा, पीएनबी में ही जाकर अपना चेक जमा कर दिया अपने बैंक में। अब पीएनबी वालों को क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग फंड्स को, ये चेक तो एसबीआई का, पहले में एसबीआई जाना पड़ेगा, वहां से पैसा लेना पड़ेगा चेक का बीच, और फिर उस कस्टमर के अकाउंट में, पीएनबी में जो उस कस्टमर का अकाउंट है उनको कस्टमर का, वहाँ पैसा जमा करना पड़ेगा। इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिट फंक्शन ऑफ द बैंक। अब देखो ऐसा करना कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, वैसे डेली कितने ट्रांजेक्शन होंगे, वैसे हमने 2 बैंक के एग्जाम्पल समझा, इतने सारे कमर्शियल बैंक हैं, इतनी सारे ट्रांजेक्शन होंगी, कितने सारे कस्टमर हैं, वैसे कितने चेक आएंगे, कितने डिमांड ड्राफ्ट्स आएंगे जो दूसरे बैंक में होंगे। तो हर इम्प्लॉय जाके दूसरे बैंक में पहले पैसा इकट्ठा करेगा, फिर कस्टमर के अकाउंट में डालेगा, तो डेली बैंक तो यही काम करता रह जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल बैंक ने क्या किया इसके लिए, सेंट्रल बैंक मेक्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग बैंक टू बैंक पेमेंट्स इजी
एंड मच लेस टाइम कंज्यूमिंग। सेंट्रल बैंक ने बैंक का काम आसान कर दिया, बैंक टू बैंक पेमेंट करना इसको ईजी कर दिया और कम समय में होने वाला काम बना दिया, टाइम कंज्यूमिंग कम कर दिया। इसे कैसे? सेंट्रल बैंक के पास एक क्लियरिंग हाउस होता है, क्लियरिंग हाउस। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स मीट डेली इन द क्लियरिंग हाउस टू सेटल इंटर बैंक ट्रांसफर। अब जैसे हमने दो एग्जाम्पल लिया था, पीएनबी, एसबीआई, तो क्लियरिंग हाउस में रोज अलग अलग बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मान लेते हैं पीएनबी का रिप्रेजेंटेटिव, एक एसबीआई का रिप्रेजेंटेटिव, ये रोज मिलते हैं, डेली मीट करते हैं और इंटर बैंक ट्रांसफर कर लेते हैं कि हमारे अकाउंट से, हमारे बैंक से इतना पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर करना है कि कस्टमर को, तो जो भी उनका आपस में ट्रांसफर होता है पैसों का, वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई का एक क्लियरिंग हाउस है, सेंट्रल बैंक का क्लियरिंग हाउस, ठीक है, जहाँ अलग अलग बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं और आपस में सेटल कर लेते हैं इंटर बैंक ट्रांसफर। बैंक से बैंक में जो पैसा जाना है वो सब सेटल कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक सेटल क्लेम्स of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their accounts। अभी हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स होते हैं, जैसे पब्लिक के अकाउंट होते हैं कमर्शियल बैंक में, वैसे ही कमर्शियल बैंक के अकाउंट कहाँ पे होते हैं? सेंट्रल बैंक में। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कई बार खुद से ही वो डेबिट और क्रेडिट एंट्री करके अकाउंट्स में, कमर्शियल बैंक में डेबिट और क्रेडिट एंट्री करके तो पैसा जमा करके, पैसा निकाल के ये सेटल कर देता है डिस्प्यूट जो बैंक का बैंक से। जैसे पीएनबी ने अगर एसबीआई को कुछ पैसा देना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, पीएनबी से पैसा डेबिट कर देगा, हटा देगा, और एसबीआई में क्रेडिट कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। तो कई बार वो खुद ही डेबिट क्रेडिट एंट्रीज करके ये सेटल कर देता है इंटर बैंक ट्रांसफर्स को। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर। एक बार हम सारे फंक्शंस रिवाइज कर लेते हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी हमने देखा है कि दो मेजर फंक्शन होते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन्स प्रोवाइड करना। इसके अलावा बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों आते हैं। सेंट्रल बैंक एक ही होता है इंडिया में, है वो आरबीआई, जो सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और मनी सप्लाई को भी रेगुलेट करता है। फंक्शन देखें सेंट्रल बैंक के, बैंक ऑफ इशू, सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स इशू करता है। फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट का बैंकर है, गवर्नमेंट का अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक में, तो गवर्नमेंट को लोन देता है, गवर्नमेंट की डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट का एजेंट है, गवर्नमेंट को एडवाइस देता है लोन वगैरह के बारे में। बैंकर टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का अकाउंट कहाँ होता है? सेंट्रल बैंक में, तो सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व होल्ड करता है और उससे अगर कोई इमरजेंसी कैश नीड होती है किसी कमर्शियल बैंक को तो उसको लोन प्रोवाइड करता है। कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड, इंटरनेशनल करेंसी भी रिजर्व करके रखता है सेंट्रल बैंक, या कि इमरजेंसी का भी रिक्वायरमेंट हो तो वो पूरी हो सके। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो वो सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है, तो इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं, लास्ट मौका। अगर कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा किसी से कमर्शियल बैंक को, तो वो सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है। ये देखा हमने बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर। बैंक टू बैंक ट्रांसफर, इंटर बैंक ट्रांसफर इजी कर देता है सेंट्रल बैंक, कई बार डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज करके अकाउंट सेटल कर देता है बैंक्स के। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड अबाउट इट। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।